नमस्ते बच्चों, VR स्कूल के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, कल हमने पढ़ा था कंकाल तंत्र के बारे में और अब इसके आगे पढ़ेंगे हम। देखो कि कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। यानी कंकाल के अन्य अंग भी होते हैं, कंकाल की तरह कुछ अन्य अंग भी होते हैं जो कि हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और उनको है वो मोड़ा भी जा सकता है, जिन्हें उपास्थि कहते हैं। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि है ही नहीं। यानी जब हम हमारे कान को स्पर्श करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई अस्थि है ही नहीं। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको, यानी जैसे 8.16 कर्णपाली, ये कर्णपाली है, देखो, क्या आपको कुछ ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली है? यानी ऊपरी भाग है वो थोड़ा कठोर होता है, जबकि निचला भाग है वो बिल्कुल ही मुलायम होता है। ये उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है और शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती हैं। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों व उपास्थियों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी हमारा शरीर है वो अनेक अस्थियों, संधियों और उपास्थियों से मिलकर बना हुआ होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं और मोड़ सकते हैं, बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति भी दे सकते हैं। यानी आप उनमें से बहुत को है मोड़ भी सकते हैं, उनको देख भी पाते हैं और गति भी प्रदान करवा सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाइए और अपनी नोटबुक में आपको है वो कंकाल तंत्र बनाना है। आगे देखो, हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाएं। यानी हमारी अस्थियों को है वो इस प्रकार से गति कौन करवाता है, ये हम उनके बारे में आगे पता लगाएंगे। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए और मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। जैसे देखो, आपको यानी आपको इस प्रकार से करना है, मुट्ठी बनाइए और आपको ऊपर है वो छूना है। चित्र 18.17। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा के कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग है वो दिखाई देता है? यानी जो उभरा हुआ भाग दिखाई देता है उसे हम पेशी कहते हैं। संकुचित या फिर लंबाई में कमी होने के कारण है वो अस्थियां, पेशियां वो उभर जाती है। लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां वो उभर जाती हैं। जब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए और पेशियों को क्या होता है? क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? यानी वो फिर सीधी हो जाती है, एकदम उसी अवस्था में नहीं रह पाती। चलते और भागते समय आप अपने पैरों की पसलियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। यानी चलते और भागते टाइम भी आप इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन का मतलब उनकी लंबाई में कमी होती है। किसी भी अस्थि को गति प्रदान करवाने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। यानी जब कोई एक है वो सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी है वो शिथिल यानी लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है और अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए जब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अस्थिर हो जाती है। पेशी केवल
खींच सकती है, पेशी केवल है वो खींच ही सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। यानी पेशी है वो केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए वो परस्पर दो पेशियां हैं वो कार्य को करती हैं। बाकी देखो, क्या गति करने के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं और क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुओं अथवा घोंघ में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं के बारे में इनका अध्ययन करते हैं। इन सवालों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जंतुओं की चाल के बारे में, घोंघा के बारे में, इन सब के बारे में। तो देखो, जंतुओं की चाल यानी पहले केंचुओं के बारे में पढ़ना है, तो केंचुओं के बारे में पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।